नमस्कार। अभी हाल में इंडिया ने अमेरिका और रशिया दोनों को औकात दिखाई, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का मामला आया था। हालांकि इस परमानेंट मेंबरशिप को चार लोग सपोर्ट करते हैं, चार कंट्री सपोर्ट करते हैं। अमेरिका सपोर्ट करता है, ब्रिटेन सपोर्ट करता है, रशिया और फ्रांस, चारों सपोर्ट करते हैं, जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं। 1945 में ये कन्फिग्रेशन हुआ करती थी कि ये कंट्रीज वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल, सबसे पावरफुल कंट्रीज होते थे। आज नहीं। लेकिन उसकी यूएन की मेंबरशिप होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि इन पांचों की परमिशन और यूएन जो जनरल जो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका सपोर्ट। तो इंडिया को जनरल असेंबली का तो मोस्ट लाइकली सपोर्ट है, क्योंकि हम एक एक ग्लोबल साउथ चलाते हैं। 120 में से 80 में भी सपोर्ट किया, अपना काम हो गया। ये जो पांच हैं, इन पांचों में से पांचों का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं चाइना से भी गुटरगू चल रही है। गुटरगू मतलब दोस्ती की बात चल रही है, या जो भी है। चाइना और इंडिया दोनों कोजी अप हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग भी हुई। लेकिन ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, इसके लिए कहीं हम रशिया और अमेरिका दोनों पे हमला कर रहे हैं और चाइना से दोस्ती करते दिख रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तादिर खान साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ही प्रोफेसर हैं और एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, क्या ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, जिसके लिए हमारे हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो इससे बार बार रोकता है? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अगर आप एक हफ्ते तक मुझे नहीं बुलाए तो एडवांस में मैं आपके सुनने वालों को दिवाली मुबारक। सो हैप्पी दिवाली। पटाखे फोड़ो लेकिन सेफली फोड़ो। एनीवे, तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म का चक्कर है, आपको हैरत होगी कि इंडिया बनने से पहले से इसके पीछे है। जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में जो मीटिंग हुई थी, उसमें ही इंडिया वाज डिमांडिंग रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि इंडिया वाज नॉट येट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 47 में इंडिया आज़ाद हुआ। सो हाँ, तो ये जो रिफॉर्म का चक्कर है, दिस इज ए बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, वो ये एक जो कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप देयर पावर। सर, ये बात मैं आपको और ये जो है सो दूसरे कंट्रीज को बेवकूफ बना रहे हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब तक अमेरिका, फ्रांस और बर्तानिया को दे आर कन्विंस्ड कि चाइना विल वीटो इंडियाज एप्लीकेशन फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो कहे जा रहे हैं ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन चाइना कह देगा कि और रशिया कह देगा कि वी विल सपोर्ट ओपनली, अगर वो कह दें कि वी विल सपोर्ट इंडिया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर फ्रांस या बर्तानिया या अमेरिका कुछ ना कुछ बहाना बनाकर दे विल नॉट लेट इट कम टू इवन वोट। आप वो छोड़ दें, आप वीटो छोड़ दें, आप वो वोट भी नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये है कि दे हैव कम अप विद वेरी क्लेवर वेज ऑफ अवॉइडिंग द डिस्कशन। सो फॉर एग्जांपल, फ्रांस अब अपना वीटो इस्तेमाल ही नहीं करता है, कई सालों से इस्तेमाल करना छोड़ दिया। बर्तानिया इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि रिफॉर्म के कई नोयत है। वन फॉर्म ऑफ द रिफॉर्म इज टू टेक अवे दीज टू वीटोस, क्योंकि दीज कंट्रीज आर नॉट एज पावरफुल एंड एज इम्पोर्टेंट टुडे जितने वो पहले थे। तो वो अपना वीटो बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करे और उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो पब्लिक में, देन पीपल विल गो आफ्टर इट। तो जो सबसे बड़ा रैकेट जो चल रहा है, देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट्स। जो सबसे पॉपुलर है कि वो G4 है, ग्रुप ऑफ 4 जिनको सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाए। और वो G4 आर ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान। जिसमें आप साफ देख सकते हैं जर्मनी, और जब ये प्रपोज किया गया था, दिस वाज मच बिफोर ब्रिक्स। ये ब्रिक्स से बनने से पहले प्रपोज किया गया था। तो वेस्ट के लिए जर्मनी, जापान एंड ब्राजील वेर ऑलरेडी पार्ट ऑफ देयर मतलब ग्रुपिंग्स, इनके प्रॉक्सीज ही हैं इन टू सम एक्सटेंट, राइट। सिर्फ इंडिया इज द ओनली वन दैट दे कांट ऑलवेज बी श्योर ऑफ गेटिंग द वोट दे वांट। लेकिन ब्राजील, जर्मनी और जापान पे तो रिलाई कर सकता है अमेरिका के मिलिट्री अलायंसेस है जर्मनी और जापान पे, और अभी वी स्टिल ऑक्यूपाई दोस 2 कंट्रीज। हमारे हजारों ट्रूप्स हैं उन दोनों कंट्रीज में। लेकिन अब क्या हुआ, जब मोर एंड मोर कंट्रीज स्टार्टेड अग्रीइंग कि ये G4 को हम लाना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अमेरिका ने एक नया शोशा छोड़ा कि हम
अफ्रीका से भी 2 लेकर आना चाहिए सीटें, एंड वो 2 सीटें वी विल लेट अफ्रीका सेलेक्ट। उस पे लोग परेशान हो गए कि भाई अगर गद्दाफी की लीबिया को इलेक्ट कर लिया तो अफ्रीका क्या हम उसको दे देंगे वीटो? इस तरह की बातें शुरू हो गई ना। तो हाँ, सही बात है। तो once the proposal is tied, right, and if it comes, then people will simply reject the whole proposal by saying नहीं नहीं, ये अफ्रीका का हम दो सीट नहीं, एक सीट देंगे, या एक सीट देंगे तो किसको देंगे? तो जो अफ्रीका का जो सीट की डिस्कशन हो रही है, दैट इज, उसमें भी कई प्रपोजल थे। एक के 2 सीटें होनी चाहिए विच आर रेगुलरली इलेक्टेड, या एक सीट होनी चाहिए, या साउथ अफ्रीका को देना चाहिए। साउथ अफ्रीका का अगर आप नाम ले लें तो इजिप्ट से लेके नाइजीरिया तक आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट केस। सो दे हैव कॉम्प्लिकेटेड द होल थिंग। और ये जो कह रहे हैं ना रिफॉर्म अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इट डजंट मीन दैट दे आर सपोर्टिंग ए वीटो फॉर इंडिया। द प्रपोजल ये है कि G4 में ये G4 को लाएंगे एज परमानेंट मेंबर्स। देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 और परमानेंट वीटो पावर्स और 10 जो इलेक्ट होके आते हैं, जिसमें इंडिया कई बार इलेक्ट होके गया हुआ है। लेकिन दे आर नॉन परमानेंट एंड नॉन वीटो वोटिंग मेंबर्स, जो 2 साल के लिए बनते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। अब ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म करके वो 15 से 19 कर देंगे, जिसमें ये 4 परमानेंट मेंबर्स आ जाएंगे। सो देयर विल बी नाउ 3 लेवल्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स विथ वीटो पावर, 4 परमानेंट मेंबर्स विदाउट वीटो पावर, और बाकी के 10 या उसको 11 कर दे या 12 कर दे नॉन परमानेंट नॉन वीटो पावर्स। सो ये जो इंडिया का इंक्लूजन, जर्मनी, जापान और ब्राजील की जो बात अग्रीमेंट हुई है, उस पे ये तय नहीं है कि दे विल गेट वीटो पावर इटसेल्फ। बाज लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेट्स कीप 5 वीटो पावर्स, लेट्स कीप जर्मनी एंड ब्रिटेन एज परमानेंट मेंबर्स विदाउट वीटो पावर, और वो 2 वीटो पावर किसी और को दे दे। देखिए, द वन रीजन व्हाई यूएन फेल होता है इज बिकॉज ऑफ वीटो पावर। देखिए, रशिया, अब फॉर एग्जांपल रशिया ने अपनी इन्वेजन के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोक दिया ताकि वो वीटो नहीं कर सकते। बट इंग्लैंड, यूएस ने अपना वीटो तो बस किराए पे तो क्या फुकट में दे दिया इसराइल को, तो कुछ भी रेजोल्यूशन आगे जा नहीं सकता, राइट। सो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के आप 2 करंट जो सबसे बड़े सिक्योरिटी के मसाइल है, दे आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय द यूएन बिकॉज ऑफ वीटो पावर। अगर वीटो पावर नहीं होता इन 2 मुल्कों के बाद, तो जनरल असेंबली डिसाइड कर लेती कि क्या किया जाए, राइट। देन यू विल ट्रूली हैव अ वर्ल्ड गवर्नमेंट इफ एवरी कंट्री इज वोटिंग। इंडिया का ऐसा है, मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट इंडिया वांट्स टू अटैक पाकिस्तान एंड बाय फोर्स टेक बैक जो हम पीओके कहते हैं, और उसके काफी बातें हुई। अगर इंडिया वो इस हालत में अगर इंडिया हमला करता है, सोचिए आप कि आपने हमला कर दिया, पाकिस्तान की फौज को आपने 3-4 दिन में हरा के भगा दिया, उसका मतलब खामोश तो नहीं हो जाएगा। कश्मीर को अभी तक क्वाइट नहीं कर सके तो इतना टेररिज्म शुरू हो जाएगा, उसमें इंडिया विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग। जैसा गाजा हो गया वैसा हो जाएगा पीओके। तो ऐसी सूरत में इंडिया के खिलाफ यूएन से कई सैंक्शंस आ सकते हैं। सो अगर इंडिया के पास वीटो है, then it can protect itself from international sanctions, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सारी चीज़ों को वो वीटो कर सकते हैं। तो आई थिंक जो करंट गवर्नमेंट है, वो उनकी जो फॉरेन और इंटरनेशनल एम्बिशंस है, उसमें ये ज़रूरी है कि एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जब तक नहीं अपना सकते, जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सके इंटरनेशनल सिस्टम से। एंड वो लोग समझते हैं, आई कैन टेल यू दिस मच, जिस दिन ये देखिए चाइना जो ब्लॉक कर रहा है इंडिया को, वो डायरेक्टली इंडिया को नहीं ब्लॉक कर रहा है, वो जापान को ब्लॉक कर रहा है। हाँ राइट, वो जापान को ब्लॉक करता है और आता है यहाँ पे इंडिया पे। हाँ, तो वो जापान को ब्लॉक करने से वो G4 का प्रपोजल रुक जाता है। देखिए, अभी तक किसी कंट्री ने डायरेक्टली इंडिया को ना नहीं कहा। हाँ, अगर इंडिया अकेला अप्लाई करता है ना कि ठीक है जापान को छोड़े, ब्राजील को छोड़े, देन इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्रीज टू, जब देखते हैं क्या होता है ना। अगर सिर्फ ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज गोइंग विद जर्मनी, और फिर लोग भाई ग्लोबल साउथ को जर्मनी को क्यों दे भाई, ऑलरेडी वेस्ट यूरोप के पास 2 न्यूक्लियर पावर्स है,
उनके पास 2 वीटो पावर्स हैं, बर्तानिया और फ्रांस। यूरोपियन यूनियन के पास फ्रांस है। तो जर्मनी को देने से क्या फायदा? और वैसे भी जर्मनी क्या कर लिया? देखिए, सेकेंडली, सिक्योरिटी काउंसिल की जो जो रिफॉर्म, वो अपना इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि देर आर मेनी पीपल हु कैन ब्लॉक। अगर आप 5 से लेके अगर आप 9 ऐसे मुल्क लेकर आ जाते हैं हु कैन ब्लॉक थिंग्स, तो दैट विल बिकम लेस इफेक्टिव, नॉट मोर इफेक्टिव। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर इंडिया के पास वीटो होता तो अभी तक जितने मसाइल रुके हुए हैं उससे क्या फायदा होता? हाइपोथेटिकली आप मुझे बता दें, लेट्स से कि जर्मनी के पास वीटो है, उससे क्या यूक्रेन का मसला हल हो जाता? उससे क्या फलस्तीन का मसला हल हो जाता? नहीं होता ना। इट इज ओनली कि अगर जर्मनी के खिलाफ कोई चीज होती तो वो ब्लॉक कर देगा, या कोई दूसरी चीज। क्या वो वीटो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता वो यूएन में कि आप इराक पे हमला ना करें, यू हैव नो प्रॉपर एविडेंस? सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये आर्ग्यूमेंट कि वी नीड टू रिफॉर्म, ये समझता हूं मैं, बट बाय रिफॉर्म का मतलब ये है कि और से परमानेंट मेंबर्स लेकर आए। व्हाट दे हैव टू डू इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ वीटो। तो जनरल असेंबली ने एक नया रूल बनाया कि जब भी एक मुल्क वीटो पावर इस्तेमाल करता है, विद इन 2 weeks इट हैज टू कम टू द जनरल असेंबली एंड एक्सप्लेन कि उसने वीटो क्यों लिया। बस इतना एक रिफॉर्म हुआ है पिछले 75 ईयर। तो उसमें क्या होता है, शर्मिंदा हो जाते हैं, बट दैट्स ऑल, इट्स अ मैटर ऑफ शेमिंग। और अमेरिका तो इतना बेशरम है कि दे हैव नो प्रॉब्लम, वो भिजा देते हैं कोई लो लेवल ब्यूरोक्रेट को, वो बेचारा जाकर पढ़ के आ जाता है अपना स्टेटमेंट, वॉट एवर द रीजन दैट इज फॉर रिफॉर्म्स। तीसरी चीज, एक चीज ये है कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इंडिया एक अजीब चीज कर रहा है, मांग क्यों रहा है? इंडिया इज डिमांडिंग, मतलब इंडिया कह रहा है हमारी इज्जत करो। देखिए, मैं आपको सरफराज खान का मिसाल देता हूँ। सरफराज ने इतना रन बनाए, इतने रन बनाए रांची में, ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, कि इनको झक मार के उसको लाना पड़ा। वरना अगर राहुल बेंगलोर में अगर 25 रन बना लेता केएल राहुल, तो ये इसके 150 रन को बाजू रख के उसको वो खिला लेते पूना में। So you have to force yourself in. So India has to show the world what it will do now if it was in Security Council. अगर इंडिया ये 2 जंगों में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, if India was more active in bringing peace. देखिए, दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी दोनों इजरायलीज और फलस्तीन इज्जत करते हैं, वो इंडिया है। There is no other country which enjoys the respect of Arabs as well as ज्यूज जितना इंडिया एंजॉय करता है। अमेरिका की भी उतनी इज्जत नहीं है फलस्तीन में, सिर्फ इजराइल में है, राइट? सो इंडिया कुड हैव प्लेड अ बिगर रोल देयर। और यूक्रेन का तो अब फिर काजान में जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, ओ आई वांट टू प्ले अ रोल। आई वांट टू प्ले अ रोल बोलने से क्या होगा? प्ले द रोल, कॉन्फ्रेंस रखें दिल्ली में। G20 में इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, अगर पुतिन आ जाता ना G20 के समिट में, वहां बिठा देते बाइडेन के साथ एंड कुछ करवा देते। यू नो, मोदी कुड हैव टेकन बाइडेन एंड पुतिन, वो गांधी की जो ग्रेव है जहां पे समाधि है वहां लेके चले जाते हैं गांधी के पास, एंड फिर चलो चलो गांधी के ये शैडो में हम पीस करते हैं। हाउ वुड ही से नो? बाइडेन नो कहते हैं उसके लिए। So he could have played a big role, but he's not playing. मतलब वो तेल बेच के literally तेली बन गए to make money, taking advantage of it. So the world is not. और दूसरी चीज ये है, अब ये ब्रिक्स का देखिए आप, इंडियन मीडिया इज डूइंग a bad service. ये बार बार कह रही है कि इंडिया has blocked Turkey. India has not blocked Turkey. Turkey is coming into BRICS. इंडिया may have blocked पाकिस्तान but not Turkey. लेकिन ये जो प्रोपागेंडा हो रहा है कि इंडिया इज ब्लॉकिंग दीज कंट्रीज, ये सब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ के छोटे मोटे लीडर्स को ब्लॉक करते गया, देन इट विल स्टार्ट लूजिंग देयर सपोर्ट इन द जनरल असेंबली। समझ रहे ना? आप मलेशिया को ब्लॉक कर दिए, इंडोनेशिया को कर दिए, टर्की को कर दिए, पाकिस्तान को कर दिए। भाई OIC के 57 वोट्स हैं इन UN जनरल असेंबली, आप उसके बगैर क्या करेंगे? सो इंडिया हैज टू, का रोल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इंडिया हैज टू डू इज टू शो द वर्ल्ड दैट इट कैन डू व्हाट पीपल इन सिक्योरिटी काउंसिल आर सपोज्ड टू डू। वाह, वंडरफुल। हाँ, ये चीज है। हाँ, मैं फॉर एग्जांपल, मैंने ये बात
असदुद्दीन ओवैसी को कहा था, ऐसे देखो इलेक्शन सीटें जो आप यूपी वगैरह में जाके लड़ रहे हैं, सीटें लड़के क्या कर लोगे? आपके पास पैसा तो बहुत है, आप उस कंस्टिट्यूएंसी में काम करके दिखा दो विदाउट गेटिंग इलेक्टेड। क्या एमपी बनना जरूरी है आपको लोगों की सिचुएशन बेहतर करने के लिए? गो एंड शो लीडरशिप, उसके बाद पब्लिक आपको झक मार के वोट देगी, दे विल वांट यू बिकॉज यू आर डूइंग गुड। दैट इज द थिंग। राइट, राइट। सर एक चीज और, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप अगर इंडिया को मिल ही गई तो ऐसा क्या होगा जो इंडिया को मिलने से फायदा होगा? क्योंकि यूएन इज एन डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये बोल रहा हूं, आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यूएन ने तो कोई, अब हमने देखा सद्दाम हुसैन पर अटैक हो गया और यूएन तो चुप बैठा था। यूएन कुछ नहीं हुआ, यूएन का गया ही नहीं वो इशू, साउथ ओसेटिया वाला इशू नहीं गया, कोसोवो वाला इशू नहीं गया, 50 इश्यूज नहीं गए, और गए भी तो यूएन ने क्या किया? क्रीमिया को एनेक्स कर दिया रशिया ने। यूएन क्या कर गया? तो यूएन जब एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी परमानेंट मेंबरशिप से क्या मिल जाएगा? दूसरी चीज, G20 में हम बैठे हैं, G20 आज की डेट में यूएन से ज्यादा कैपेबल है, यूएन से ज्यादा मसले सुलझा रहा है। तो अगर आप यूएन, अगर आप G20 में बैठे हैं और एक पावरफुल मेंबर बन के बैठे हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ देगी क्या इंडिया को? क्यों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पीछे लग रहा है? देखिए, इज्जत के लिए। देखिए, इंडिया की जो लीडरशिप है बहुत अनयूजुअल लीडरशिप है। मैं वो जो ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली जो तकरीर थी ना पंडित नेहरू की, दैट पंडित नेहरू रोड बिफोर इंडिपेंडेंस ना इसलिए तो जिस दिन जब इंडिपेंडेंस जब लिखे, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता, तो मैं बोला देखो यार, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी आजाद भी नहीं हुई, ही वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया विल टेक इट्स राइटफुल प्लेस अमंग द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड का। ऐसा अगर आप दूसरे मुल्क में जाके देख ले, जिन्ना की स्पीच सुन ले, नहीं है, देयर इज नो सच विजन टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब नेहरू ने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन विश्व गुरु तो उसमें है ना कॉन्सेप्ट, that we will become विश्व गुरु। So this is very peculiar about India कि हम एक बहुत बड़े civilization है, हम बहुत unique civilization है, we have a long history and therefore we have, it's like मैं ब्राह्मण हूं, मेरा यह हक बनता है कि मैं लीड करूं। That is India's international position कि we are this special country in the world and we deserve to lead। अब तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बन गई, राइट? और थोड़े दिन में it will be a major economy also and it's a major power। तो जो बाद इंडियन लीडर्स को ये बात खटक रही है कि हमको हमारे लेवल की इज्जत नहीं मिल रही है इन इंटरनेशनल फोरम, दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज दे ऑल अंडरस्टैंड के हमारे वीटो से कोई मसले हल नहीं होने वाले हैं अनलेस, और इंडिया वैसे भी ऐसी कोई काम नहीं करता जिससे सारी दुनिया इंडिया से चिढ़ जाएगी एंड इंडिया विल, यानी इंडिया ने अभी तक किसी को इन्वेड नहीं किया। जो एक वॉर इंडिया ने शुरू की, दैट इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी, जो बांग्लादेश को क्रिएट किया। सो इंडिया इज नॉट लाइक अ बैड स्टेट जिसके पास अगर वीटो पावर आ गया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। बट लेट मी ऑल्सो से, ये जो डिस्कशन शुरू हुआ है ना इंडिया में, देयर इज एक इंडिया में एक ऐसा टेंडेंसी आ गई जिसमें पंडित नेहरू को डिमोनाइज करने की। तो इसलिए भी ये कहा जाता है कि इंडिया वाज ऑफर्ड परमानेंट मेंबरशिप, जो नेहरू ने रिफ्यूज करी और कह दिया कि चाइना को दे दे, जैसा इनकी बाप की जागीर है कि वो फोन पे डिसाइड राइट, फोन पे डिसाइड कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैं आपके लोगों जी, जैसे सर वो इंडिया में कोरियर आता है ना, तो मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे बेटे को दे देना। yeah, something like that. So I want to clarify a couple of things. एक कि पंडित नेहरू died in 1964, right? 64 में उत्तफल 1947 से लेकर 45-47 से लेकर 1971 तक जो सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन थी वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी, यानी जो ताइवान है उसके पास थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1971 में आई जब रिप्लेसमेंट हुआ, एंड इट वाज द यूएस व्हिच वाज ब्लॉकिंग पीआरसी इन फेवर ऑफ आरओसी। लेकिन आरओसी इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट मुल्क था कि द वर्ल्ड वाज गेटिंग एम्बैरस कि ये क्यों है as a permanent member of the UN Security Council. But
अमेरिका डिडंट वांट टू गिव इट टू द कम्युनिस्ट चाइना, तो वो कह रहे थे कि और किसको दें। सो द आइडिया वाज फ्लोटेड, व्हाई नॉट गो विद इंडिया, बट उस पर कोई लीगल प्रोसेस नहीं हुआ, देयर वाज नो वोट टेकन, नथिंग। जो पंडित नेहरू बात कर रहे थे, ही रियलाइज कि ये तो हमारा पंगा हो जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, अगर हम रिपब्लिक ऑफ यानी ताइवान को अगर हम परमानेंट सीट कह दे, बिकॉज द यूएस वाज नॉट ऑफरिंग द सीट टू चाइना, इट वाज ऑफरिंग इट टू ताइवान, टू आरओसी, नॉट टू पीआरसी। वो डिस्कशन ही नहीं होता। जो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखे हैं थोड़े बहुत कि पंडित नेहरू ने कह दिया कि उनको दे दें, नो, पंडित नेहरू के मरने के 7 साल के बाद भी ताइवान वाज इन द परमानेंट सीट यूएन में। चेंज तो 71 में हुआ ना। सो so that is something that people have to keep in mind, and one of the reasons for that is कि 74 तक इंडिया didn't become a nuclear power. जैसे चाइना बन गया था। So in a way you could argue के जो legitimate quote unquote legitimate nuclear powers हैं दुनिया में, वो सिर्फ 5 ही हैं, बाकी सब have broken the law in some way, right? So those permanent nuclear powers are the ones which have the veto seat. हाँ, ये बात इंडिया की बिल्कुल सही है कि दुनिया बहुत बदल गई है। अगर आप इसको ले लें, रशिया को ही ले लें, तो रशिया की इकोनॉमी इज लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज। इनफैक्ट थोड़े दिन में तो रशिया, बर्तानिया, फ्रांस तीनों को मिला ले तो वो शायद इंडिया के बराबर होगी 10 साल के अंदर। सो इंडिया डिजर्व्स टू बी, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन आप ये भी इमेजिन करिए कि ये जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जिसमें सारे मुल्क आर प्लेइंग ए रोल, the world is moving away from that to minilateral। यानी हम या तो ब्रिक्स के लेवल पे आ रहे हैं जिसमें 25-30 मुल्क हो, या क्वाड के लेवल पर, ऑकस के लेवल पर, I2U2 जिसमें 4-5 कंट्रीज हो। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसा कि G7 और G20 हैं, the reason why these organizations are more important is because the real stakeholders are there, right? फिर ऐरा गैरा नत्थू खेरा जिसकी जीडीपी इज लेस देन पॉकेट मनी ऑफ सम कंट्रीज, फिर वो आके वोट डालना शुरू नहीं कर देते, राइट? यू विल हैव ए प्रॉब्लम। सो इस वजह से G20 में अगर कंसेंसस आ गया इन द टॉप 20 इकोनॉमीज व्हिच आर मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी, तो रूल्स जल्दी बन जाते हैं ना। इट इज इजी टू रीच कंसेंसस। सो दुनिया इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स दिस स्मॉलर organizations like BRICS and G10, G20 and G7, and India is there. What India should do is demand G8 या कनाडा को बाहर करें उसमें, और that is even better अगर G7 ही रखना है तो क्या, right? That can be done. That will happen. आपको पता है कि सबसे पहले जो अमेरिका को धोखा दिया in this whole business of China was Canada. Canada first supported PRC का induction into the permanent. Last minute तक the US blocked it. Finally वो change हुआ और वो Nixon का vision was very different. Henry Kissinger made a secret trip to China and all of that happened. और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि America wanted to split China and Soviet Union. वो नहीं चाहता था कि ये दो मेजर कम्युनिस्ट पावर्स बिकम एलाइज। दैट इज व्हाई चाइना गॉट द वीटो पावर टू मूव अवे। और उसमें जंग भी की थी ना 67 में, सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में एक छोटी मोटी जंग भी चल चुकी थी। हाँ, बॉर्डर पे। जी हाँ, तो उसके वजह से ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड इन द यूएन, एंड वहां पर भी कनाडा वाज प्लेइंग ए रोल व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मैं जब वो तारीख देखा था बोला इतनी हिम्मत कनाडा की। तो कनाडा को निकाल कर इंडिया को ले लें G7 में या G8 बना दिए, क्योंकि इन्होंने G8 बना दिया था रशिया को लेके, अगर आपको याद है, अराउंड 2627, एंड and that is where India will probably shine. राइट। तो अच्छा सर, एक चीज और, ये फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप अमेरिका बोल रहा है? क्लियर स्टेटमेंट है फ्रांस की तरफ से, क्लियर स्टेटमेंट है
यूके की तरफ से, और रशिया तो खैर अपना इज डार्लिंग, यू नो। तो हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, तीनों के तीनों कहीं झुके हैं अपने स्टैंड में। और ओपनली तो ये कहते हैं कि वी विल गिव यू दैट, वी सपोर्ट इंडिया, वी सपोर्ट रिफॉर्म। लेकिन देखिए आप, जब ब्रिक्स की समिट हो रही थी यूएस में, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की मीटिंग चल रही थी, और आईएमएफ यूरोप के पास है, वर्ल्ड बैंक अमेरिका के पास। They have divided this into the world, मतलब the rest of the countries have no say। देखिए अमेरिका का ऐसा है, मैं आपके ऑडियंस से खुल के बात करूंगा, मुझे इतनी इज्जत, जितनी इज्जत अमेरिका में मिली है किसी मुल्क में नहीं मिली मुझे, इंक्लूडिंग इंडिया। बट हैविंग सेड दैट, जितनी मुझे इज्जत, मेरे को मेरिटोक्रेसी के अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज्यादा मिले, अगर मैं मिडिल ईस्ट में होता तो वो मुझे चपरासी के तरह ट्रीट करते। सऊदी अरेबिया में तो कास्ट सिस्टम चलता है ना, पहले जीसीसी सऊदी, फिर जीसीसी, फिर खुदा, फिर गोरे, यू नो, दे हैव ऑल दिस हायरार्की वहाँ चलता है। यू कैन सी दैट ऑन द एयरपोर्ट जैसे ही आप लैंड करें। सो अमेरिका में दे हैव ट्रीटेड मी वेल, बट दे आर ऑल्सो ए वेरी रेसिस्ट कंट्री। तो ये सारे के सारे G4 में जर्मनी को घुसा लेंगे ये, लेकिन जापान और इंडिया को बाहर छोड़ देंगे। सो इंडिया हैज टू कीप दैट इन माइंड कि जब तक इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना नहीं बदल गया कि मेरे से जैसे लोग आर फार मोर इन्फ्लुएंस इन अमेरिका देन एट द मोमेंट, जब तक ये यूएन का रिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब गोरों की हेजेमनी खत्म हो जाएंगी गोरों के ही मुल्कों में, तो जरूरत भी नहीं रहेगी, समझ रहे ना आप। सो दैट इज द होल चैलेंज। ये परेशान डेमोग्राफिक से हो रहे हैं ना, कि हमारी डोमेस्टिक डेमोग्राफिक उनके हाथ से निकल रही है। तो फिर अगर डोमेस्टिक डेमोग्राफी चली गई तो ग्लोबल हेजेमनी कहाँ से बचेगी, राइट? ग्लोबल हेजेमनी से क्या सोचिए आप, अगर मैं और फरीद ज़करिया बैठ के डिसाइड करें अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा क्या है, तो फिर आप सोचिए, यू गेट द पिक्चर, राइट? राइट। तो यही बस गेम है, ये लोग दिखा रहे हैं, नहीं चाहते। अच्छा, चाहते होते तो चेंज तो होता ना। एक चाइना का छोड़ के मुझे कोई और ऐसा तो देखा नहीं जो अंदर घुसा हो। नहीं, ये बदमाशी भी बहुत करते हैं इंटरनेशनली। दे डोंट वांट एन इफेक्टिव यूएन सर। अगर यूएन इफेक्टिव होता तो अभी क्या तमाशा नहीं हो जाता मिडिल ईस्ट में। ये कर सकते हैं जो कर रहे हैं पिछले 1 साल से। दे वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। इन्होंने आईसीजे को डरा दिया, वो वारंट्स इशू नहीं कर रहा नेतन्याहू के लिए। कैन यू इमेजिन? नेतन्याहू को छोड़ें आप, द वारंट्स हैव टू बी इशूड फॉर बाइडेन। ये रोज हथियार दे रहा है, देख रहा है कितने बच्चे मर रहे हैं, फिर भी वेपन्स दिए जा रहा है। So the next step will be to come। यहाँ पे अमेरिका में ऑलरेडी केसेस फाइल हो चुके हैं कोर्ट्स में अगेंस्ट बाइडेन ऑन जेनोसाइड। वो टेक्निकलिटी पे रोक दे रहे हैं कि आपका जुरिसडिक्शन नहीं है, आपका ये नहीं है। बट द जजेस आर आल्सो डूइंग समथिंग वेरी स्मार्ट। वो ये नहीं कह रहे कि जेनोसाइड नहीं हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है एंड वी कैन सी द एविडेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड टू फाइल दिस। सो इस चीजों पे रुक रहा है वो। बट इवेंचुअली they will get it right। ये कह रहा हूं मैं, समझे ना? जैसा वो जब तक वो प्रेसिडेंट है वो बता के रखे हुए हैं, उसके बाद वो doors will open। they will come up with something। Yeah, they will come up with something। बिल्कुल सही सर। थैंक्स अ लॉट, नाइस डिस्कशन। और इंडिया परमानेंट मेंबर बनेगा कि नहीं, हम लोग एक पॉइंट तो दिख रहे हैं, इंडिया चाइना की जो पेस है इस समय जो दिख रही है, भले ही वो 10 दिन के लिए है, महीने के लिए है, साल के लिए, ज्यादा लंबा तो दिखता नहीं। और दोनों साथ डेविड एंड गोलियत साथ रह कैसे सकते हैं, ये भी तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन कहीं कहीं सिक्योरिटी काउंसिल का मामला भी है उसमें एक। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, दिवाली से पहले भी कर सकते हैं अगर आप फ्री हो तो सर। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद सर।